ये रेस सिर्फ जीडीपी की नहीं है, ये माइंडसेट की है। हम हर जगह सुनते हैं, न्यूज पर, सोशल मीडिया पे, बड़े बड़े बोर्ड रूम्स में, इंडिया अब चाइना को रिप्लेस करके दुनिया की अगली फैक्ट्री बनने वाला है। ये सुनने में बहुत पावरफुल लगता है, एकदम होप और एम्बिशन से भरा हुआ। लेकिन ये नैरेटिव एक फैंटेसी है। जब आप डेटा देखते हो तो एक ब्रूटल, शॉकिंग सच सामने आता है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग की रेस में इंडिया चाइना से हार नहीं रहा है, वो उसके लीग में भी नहीं है। इसको पर्सपेक्टिव में डालने के लिए सोचो, चाइना की सिर्फ एक प्रोविंस ग्वांगडोंग की जीडीपी $2 ट्रिलियन से ज्यादा है। ये इंडिया की टॉप 5 सबसे अमीर स्टेट्स की टोटल जीडीपी मिलाकर भी ज्यादा है। आज इस वीडियो में हम इस हाइप को तोड़कर रियल स्टोरी आपके सामने रखेंगे। हम हार्ड डेटा को देखेंगे और समझेंगे कि चाइना की मैन्युफैक्चरिंग मशीन अनटचेबल क्यों है और इस ब्रूटल सच का इंडिया के इकोनॉमिक फ्यूचर के लिए क्या मतलब है। सबसे पहला और सबसे कॉमन आर्गुमेंट आपने सुना होगा कि इंडिया का सबसे बड़ा एडवांटेज है उसकी मैसिव, यंग और चीप वर्कफोर्स। सरफेस लेवल पे ये बिल्कुल आसान लगता है, लेबर सस्ती तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम और इंडिया को एक सॉलिड एज मिल जाएगा। पर भाई यही है मिथ नंबर 1 और ये एक डेंजरस ओवर सिंप्लीफिकेशन है, क्योंकि चीप लेबर का कोई मतलब नहीं अगर प्रोडक्टिविटी ना हो। चलो इसे ब्रेक डाउन करते हैं। हाँ, ये सच है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग लेबर कॉस्ट चाइना से काफी कम हो सकती है, लेकिन ब्रूटल सच इस बात में छुपा है कि हर वर्कर प्रोड्यूस कितना करता है। स्टडीज ने बार बार दिखाया है कि चाइना के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लेबर प्रोडक्टिविटी इंडिया से कहीं ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि भले ही एक चाइनीज वर्कर ज्यादा कमाता हो, वो उतने ही टाइम में इतनी ज्यादा वैल्यू प्रोड्यूस कर देता है कि इंडिया का सस्ते वेज का एडवांटेज खत्म हो जाता है। इसको ऐसे सोचो, आप एक आदमी को $20 पर आवर देकर 20 विजिट बनवाना पसंद करोगे या 2 लोगों को $10 पर आवर देकर 5-5 विजिट बनवाना? टोटल सैलरी तो सेम गई, लेकिन आउटपुट में जमीन आसमान का फर्क है। यही चैलेंज आज इंडिया फेस कर रहा है। ये प्रोडक्टिविटी गैप कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये चाइना की डिकेड्स ऑफ फोकस पॉलिसी का नतीजा है। उनके गवर्नमेंट ने टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग में इतना पैसा डाला कि एक वास्ट, डीपली स्किल्ड लेबर पूल तैयार हो गया जो कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल काम के लिए रेडी है। इंडिया के पास बड़ी पॉपुलेशन जरूर है, लेकिन फॉर्मली स्किल्ड, जॉब रेडी वर्कर्स की क्रिटिकल कमी है। बड़ी पॉपुलेशन होना और प्रोडक्टिव वर्कफोर्स होना, इसमें बहुत फर्क है। तो जब भी हेडलाइंस में लो वेजेस की बात आती है, वो एक अधूरा सच दिखाती है। बिना स्किल्स और प्रोडक्टिविटी में एक रेवोल्यूशन लाए सस्ता लेबर एक ऐसे हथियार की तरह है जिससे आप वो जंग नहीं जी सकते जहाँ सर्जिकल प्रिसाइशन चाहिए। पर आप सोच रहे होंगे, इतने जियोपॉलिटिकल शिफ्ट के बाद कंपनीज तो इंडिया को ही चुन रही होंगी, राइट? ये हमें ले आता है दूसरे और शायद सबसे बड़े मिथ पर। कहानी कुछ ऐसी है, यूएस चाइना ट्रेड टेंशंस और सप्लाई चेन को सिक्योर करने के चक्कर में वेस्टर्न कंपनीज अपना सामान पैक करके चाइना छोड़ रही हैं और अपनी फैक्ट्रीज इंडिया में लगा रही हैं। हम एप्पल के आईफोन प्रोडक्शन को इंडिया में बढ़ते हुए देखते हैं और लगता है वाह, ये तो टर्निंग पॉइंट है। ये है दूसरा ब्रूटल सच। ये कोई एक्सीडेंस नहीं है, ये कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। जो असल में हो रहा है उसे कहते हैं China+1 स्ट्रेटेजी। एक बात बिल्कुल साफ समझ लो, China+1 का मतलब माइनस चाइना नहीं होता। इसका मतलब है कि कंपनीज अपने रिस्क को कम कर रही हैं। वो चाइना में अपने बड़े सुपर एफिशिएंट ऑपरेशंस को बंद नहीं कर रही हैं। वो बस अपने ऑपरेशंस का एक दूसरा या तीसरा लेग वियतनाम, मैक्सिको और हाँ, इंडिया जैसे देशों में डाल रही हैं। वो एक बैकअप बना रहे हैं, अपना मेन बेस नहीं छोड़ रही। नंबर्स असली कहानी बताते हैं। भले ही कंपनीज का चाइना छोड़ने का शोर बहुत है, चाइना आज भी मैसिव फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहा है। इनफैक्ट हाल ही में एफडीआई इनफ्लोस दोनों चाइना और इंडिया के लिए गिरे हैं, जो एक ग्लोबल ट्रेंड की तरफ इशारा करता है, न कि एक देश से दूसरे देश में शिफ्ट की तरफ। इंडिया के अपने एक नीति आयोग थिंक टैंक की एक रिपोर्ट ने कहा कि इंडिया को China+1 स्ट्रेटेजी से अभी तक लिमिटेड सक्सेस ही मिला है, जबकि वियतनाम और मलेशिया जैसे देशों ने इसका ज्यादा फायदा उठाया है। तो कंपनीज पूरा स्विच क्यों नहीं कर रही हैं? क्योंकि एक फैक्ट्री सिर्फ बिल्डिंग और मशीन्स नहीं होती, वो एक बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम का आखिरी पॉइंट होती है। चाइना ने पिछले कई दशकों में कंपोनेंट सप्लायर्स, लॉजिस्टिक्स हब्स, स्पेशलाइज्ड मटेरियल प्रोड्यूसर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का एक ऐसा नेटवर्क बनाया है जो एकदम परफेक्ट सिंक में काम करता है। आप फैक्ट्री तो इंडिया में मूव कर लोगे, पर उसका पूरा सप्लाई चेन इकोसिस्टम कैसे मूव करोगे? ये इकोसिस्टम ही चाइना का असली मोट है, उसका अल्टीमेट डिफेंस। ये कोई ऐसी लड़ाई
लड़ाई नहीं है जहाँ एक चैंपियन दूसरे को हरा देगा। ये एक बिजनेस डिसीजन है रिस्क कम करने का, और ये हमें तीसरे और आखिरी मिथ पर लाता है जो मेड इन इंडिया के असली मतलब पर सवाल उठाता है। तीसरा मिथ ये है कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव देश को एक हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बना रहा है, वैसी ही वैल्यू क्रिएट कर रहा है जैसी चाइना करता है। हम अपने आईफोन्स पर असेंबल्ड इन इंडिया का स्टिकर देखते हैं और मान लेते हैं कि कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। यहाँ आता है तीसरा और सबसे क्रिटिकल ब्रूटल सच, असेंबली मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, कम से कम उस तरह की मैन्युफैक्चरिंग नहीं जिससे देश अमीर बनते हैं। आईफोन इसका सबसे परफेक्ट और सबसे पेनफुल केस स्टडी है। इंडिया में आईफोन असेंबल करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, नो डाउट, लेकिन हमें ये पूछना पड़ेगा फोन की टोटल वैल्यू का कितना हिस्सा आखिर इंडिया में क्रिएट हो रहा है। सबसे वैल्यूएबल कंपोनेंट्स, कटिंग एज प्रोसेसर, एडवांस कैमरा मॉड्यूल, हाई रेजोल्यूशन OLED स्क्रीन, ये सब इंपोर्ट होते हैं और इनमें से कई चाइना के उसी टेक इकोसिस्टम से आते हैं। रिसेंट रिपोर्ट्स बताती हैं कि इंडिया मेड आईफोन्स में डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन अब 20% तक पहुंच गया है, जो कुछ साल पहले के सिंगल डिजिट से काफी बेहतर है। लेकिन इसका मतलब ये है कि $1000 के आईफोन में लगभग 80% वैल्यू यानी $800 इंडिया के बाहर की कंपनीज कैप्चर कर लेती हैं। फाइनल असेंबली शुरू होने से पहले ही इंडिया का शेयर बस उन हाई वैल्यू पार्ट्स को जोड़ने की लेबर और लॉजिस्टिक्स से आता है। ये एक इम्पोर्टेंट काम है, लेकिन ये एक बहुत लंबी और प्रॉफिटेबल चेन का आखिरी और सबसे कम वैल्यू वाला स्टेप है। ये चीज पूरे इकोनॉमिक डेटा में दिखती है। चाइना की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का शेयर लगभग 29% है, जो कि मैसिव है। इंडिया में ये शेयर पिछले कई दशकों से 13 से 17% की रेंज में अटका हुआ है, भले ही इसे 25% तक ले जाने के बड़े बड़े गोल्स रखे गए हों। चाइना वैल्यू चेन में ऊपर चढ़कर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पैनल्स और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक जैसे सेक्टर को डोमिनेट कर चुका है। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो जरूर कर रहा है, पर अभी भी फाइनल असेंबली और ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज पर ज्यादा फोकस है। इस फर्क की नींव है इंफ्रास्ट्रक्चर। चाइना ने 3 दशकों तक वर्ल्ड क्लास पोर्ट्स, हाई स्पीड फ्राइट रेल और अल्ट्रा रिलायबल पावर ग्रिड बनाने में इन्वेस्ट किया है। ये वो बुनियाद है जिस पर हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग टिकती है। वर्ल्ड बैंक के 2023 लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के मुताबिक इंडिया ने इम्प्रेसिव जंप लगाकर रैंक 38 हासिल की है, लेकिन चाइना 19th रैंक पर बैठा है और कोर इंफ्रास्ट्रक्चर स्कोर में उसकी लीड बहुत बड़ी है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप बॉटलनेक्स बनाता है और कॉस्ट बढ़ाता है, जिससे इंडिया के लिए उस हाई स्टेक्स हाई वैल्यू कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में compete करना मुश्किल हो जाता है, जो असली दौलत बनाती है। तो चलिए सारी बातों को जोड़ते हैं। ये जो पॉपुलर कहानी है कि इंडिया तेजी से चाइना को पीछे छोड़ रहा है, वो असल में मिथ्स पर टिकी हुई है। ब्रूटल सच ये है कि सस्ता लेबर हाई प्रोडक्टिविटी के बिना बेकार है। ब्रूटल सच ये है कि कंपनीज चाइना से भागकर इंडिया नहीं आ रही हैं, वो चाइना +1 डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी कर रही हैं। और सबसे ब्रूटल सच ये है कि हाईटेक प्रोडक्ट्स को असेंबल करना उन्हें क्रिएट करने के बराबर नहीं है। चाइना का डोमिनेंस कोई इत्तेफाक नहीं था, उसे 40 साल की लगातार मेहनत से बनाया गया है। प्रोडक्टिविटी पर फोकस, एक नियर परफेक्ट सप्लाई चेन इकोसिस्टम और स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया भले ही दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी हो, इस मुश्किल सफर की अभी बस शुरुआत कर रहा है। दोनों के बीच का गैप एक छोटी सी दरार नहीं है, ये एक खाई है, एक कैनन। इस बात को मान लेने का मतलब निराश होना नहीं है, इसका मतलब है रियलिटी को फेस करना। इंडिया के लिए आगे का रास्ता लंबा है और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट और पॉलिसी कंसिस्टेंसी जैसे डीप स्ट्रक्चरल चैलेंजेस को सॉल्व करने पर एक मॉन्यूमेंटल जनरेशनल फोकस की जरूरत है। इंडिया में पोटेंशियल की कमी नहीं है, लेकिन मेड इन इंडिया का सपना इन ब्रूटल सच्चाइयों का सामना करके ही पूरा होगा, किसी फैंटेसी में जीकर नहीं। अगर इस एनालिसिस ने आपको एक नया पर्सपेक्टिव दिया तो एक फेवर कीजिए, लाइक बटन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही डीप डाइव्स के लिए जो हेडलाइन से आगे जाती हैं। अब हम आपसे सुनना चाहते हैं, आपको क्या लगता है मैन्युफैक्चरिंग में चाइना से सच में कम्पीट करने के लिए इंडिया को सबसे बड़ी कौन सी रुकावट दूर करनी होगी? क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन है या कुछ और? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स पे जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।